2023 13 साल पुरानी बात है। बेंगलुरु में एक हस्बैंड वाइफ रहा करते थे और दोनों बहुत ही पढ़े लिखे। हस्बैंड एक बड़ी कंपनी बल्कि इन्फोसिस वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और वो मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रहा था। उसकी वाइफ वो यूपी की रहने वाली प्रियंका, वो बेंगलुरु में ही एक नामी प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। 2007 में दोनों की शादी हुई थी। शादी को 3 साल बीत चुके थे। तो 2010 की बात थी और तारीख थी 10 अगस्त। सुबह सुबह करीब 7:30 बजे बेंगलुरु के एक इलाके में एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है हुली मावू पुलिस स्टेशन। हुली मावू पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन आता है। फ़ोन इंस्पेक्टर सुनते हैं जो उस थाने के इंचार्ज थे और उन्हें बताया जाता है कि उसी हुली मावू के एक फ्लैट में एक कत्ल हुआ है। अब वो पूरा पॉश एरिया और वहाँ पे इस तरह के क्राइम होते नहीं, तो हुली मावू पुलिस स्टेशन के लिए बड़ी शॉकिंग खबर थी। खैर टीम भागते हुए वहाँ तक पहुँचती है, उस फ्लैट में जाती है। जब फ्लैट के अंदर दाखिल होती है तो एक अजीब सा मंजर देखती है कि एक लेडी कुर्सी पर बैठी है। उसके दोनों हाथ कुर्सी के हत्थे से बंधे हुए हैं रस्सियों से, गले पे तेज धार हथियार के निशान हैं और वो कुर्सी पर ही बैठी हुई लुढ़की हुई है। उसकी जान जा चुकी थी। अब पंचनामा होता है, पुलिस की टीम पूछताछ करने के बाद सबसे पहले उस डेड बॉडी को अस्पताल भेजती है और अब चूंकि उस घर में 2 ही लोग रहते थे तो दूसरे शख्स से पूछताछ होती है। कत्ल प्रियंका का हुआ था जो बेंगलुरु के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब किया करती थी और प्रियंका का पति था सतीश कुमार जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन्फोसिस कंपनी में, बेंगलुरु के नामी इन्फोसिस कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर था। अब सबसे पहले पुलिस सतीश से ही पूछताछ करती है। उसकी हालत बहुत ख़राब, रो रो कर 3 साल पहले ही शादी हुई थी। तो उसने पुलिस को जो बयान दिया वो ये था कि वो हर रोज़ सुबह पाबंदी से 5:30 बजे उठकर जॉगिंग के लिए जाया करता था। प्रियंका को सुबह सुबह उठना इतना पसंद नहीं था और फिर होता भी था तो वो स्कूल, चूँकि उसकी अर्ली मॉर्निंग की होती थी और सतीश को करीब 10 बजे दफ्तर पहुँचना होता था। प्रियंका 7:30 बजे निकलती थी तो वो उठती भी थी तो जॉगिंग के लिए नहीं जा पाती थी, उसके पास वक्त नहीं था। इसलिए सतीश हमेशा अकेले ही जॉगिंग पर जाया करता। उसने पुलिस को बताया कि 10 अगस्त की सुबह वो जॉगिंग पर था, तभी थोड़ी देर में ही उसकी वाइफ का उसके मोबाइल पे कॉल आया और उसने कहा कि कुछ पेपर वाले आए हुए हैं, 2 लोग हैं और वो घर की रद्दी खरीदने की बात कर रहे हैं। मैंने मना कर दिया है लेकिन वो जा नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि मैडम दे दीजिए कुछ भी, सुबह सुबह का वक्त है, बौनी हो जाएगी। तो इसने कहा ठीक है तुम दरवाज़ा मत खोलना, सतीश ने कहा, और मैं आता हूँ तो तुम दरवाज़ा लेकिन मैं आने तक मत खोलना, क्योंकि उसे भी लगा सुबह सुबह रद्दी वाले घर में पहुँच गए, 6 भी नहीं बज रहा है। तो उसने ये कहकर बीवी को फ़ोन रख दिया, फ़ोन काट दिया। सतीश के मुताबिक इसके बाद 45 मिनट के बाद, अगले फ़ोन आने के 45 मिनट के बाद वो घर पहुंचा। जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि फ्लैट का दरवाज़ा बाहर से बंद है। अब बाहर से दरवाज़ा बंद है, अंदर से उसने घंटी वंटी बजानी शुरू की बाहर से, लेकिन कोई खोल नहीं रहा। उसने आवाज़ दी, बीवी को फ़ोन किया, वो फ़ोन नहीं उठा रही। काफ़ी देर हो गई, पड़ोसी भी आ गए। अब इस घर की 2 चाबी हुआ करती थी क्योंकि कई बार वो कंपनी में लेट हो जाता था सतीश, तो एक चाबी वो हमेशा अपने दफ्तर में अपने ड्रॉवर में रखता था जहाँ जिस सीट पर वो बैठा करता था। तो सतीश ने बताया कि जब काफ़ी देर हो गई और उसने खोला नहीं तो दफ्तर करीब ही था। दफ्तर करीब होने की वजह से उसने इस जगह पर फ्लैट लिया था। तो फिर सुबह सुबह दफ्तर पहुंचता है, दफ्तर में जाकर अपने केबिन से घर की चाबी लेता है, वापस आता है और दरवाज़ा खोलता है। जब दरवाज़ा खोलता है तो उसकी रूह कांप जाती है। सामने कुर्सी पर उसकी बीवी की लाश पड़ी थी, दोनों हाथ कुर्सी से बंधे हुए थे, गला कटा हुआ था। और इसी के बाद उसने सबसे पहले पुलिस को कॉल किया। ये सारा बयान उसने दिया, पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। लेकिन 1 दिन 2 दिन बीत गया, कोई कातिल, कोई क्लू नहीं, कोई चश्मदीद नहीं, किसी पड़ोसी ने भी कुछ नहीं देखा। जिस फ्लैट में था वहाँ पे कोई आसपास में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था जिससे कोई क्लू मिले। तो बेंगलुरु पुलिस, खासतौर पर ये हुली मावू पुलिस, परेशान, क्लूलेस। कातिल या कत्ल की वजह के बारे में कोई जानकारी नहीं। अब इधर चूंकि जिसका कत्ल हुआ वो एक स्कूल की टीचर थी और एक ऐसे शख्स की पत्नी थी जो इन्फोसिस जैसे रेपुटेटेड कंपनी में काम करता है, तो पुलिस के ऊपर प्रेशर भी था। सतीश के बहुत सारे दोस्त हमदर्दी भी जता रहे थे आकर, और लगातार दोस्त जो थे और वो कह रहे थे कि ये क्या है, मतलब बेंगलुरु जैसी जगह पर, दिल्ली में जैसे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेंगलुरु में भी क्या ऐसे ही होगा, लॉ एंड ऑर्डर ऐसी होगी। तो लोगों को गुस्सा भी था उस सोसाइटी में भी जिस फ्लैट में प्रियंका रहा करती थी। इसी गुस्से में तीसरे दिन से जब कोई कातिल मिला नहीं, कुल्लू मिला नहीं, वो हर दिन पुलिस स्टेशन जाता सतीश। तीसरे दिन से उसने पुलिस स्टेशन के बाहर धरना देना शुरू कर दिया, प्रियंका के पति ने। उसने कहा कि 3 दिन हो गए और मेरी बीवी का कोई कातिल, पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई, ना ये वजह तक पता नहीं कर पा रही। ठीक कैसी पुलिस है? अब एक पति अपनी पत्नी के कातिल को पकड़वाने इंसाफ के लिए
पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दे इन्फोसिस जैसी कंपनी का मुलाजिम, तो फिर मीडिया में भी खबर बनती है। तो लोकल न्यूज़पेपर ने भी खबर छापनी शुरू कर दिया। बेंगलुरु पुलिस की एक तरह से भद्द पिटने लगी कि हाई प्रोफाइल केस और बेंगलुरु पुलिस जांच तक नहीं कर रही। अगले 3 दिनों तक सतीश धरने पर बैठा रहा। पुलिस ने उसे बहुत समझाया भी कि हम ढूंढ रहे हैं, हम सही दिशा में जांच कर रहे हैं, लेकिन सतीश मानने को तैयार नहीं। 3 दिन तक पुलिस उसे मनाती रही, वो धरने पर बैठा रहा। चौथा दिन आया। चौथे दिन फिर पुलिस आई सतीश के पास। उसने कहा धरना खत्म करो, जाओ हम तुम बताते हैं। उसने कहा नहीं, आप पहले कातिल को पकड़ो। पुलिस ने सतीश के हाथ पकड़े और कहा और थाने के अंदर। सतीश तक पकाया, पुलिस उसे थाने के अंदर ले गई। फिर उसने उससे कहा कि अब तुम्हें थाने के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, अब तुम थाने के अंदर ठीक हो। तो उसने कहा ये क्या मजाक है? तो उसने कहा मजाक नहीं है, 3 दिनों से तुम यहाँ बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हो, हम पे उंगलियां उठा रहे हो, और तुम्हें ये लग रहा है कि हम तुम्हारे इस प्रेशर में हैं। असल में तुम गलतफहमी में थे। तुम 3 दिन तक धरने प्रदर्शन पे बैठे थे और हम लोग जानबूझकर चाहते थे कि तुम बैठे रहो ताकि इस बीच हम तुम्हारी भी कुंडली खंगालें। और कई ऐसी चीज़ें थी जिससे हमें पहला शक तुम ही पर था। बस कुछ कड़ियों को जोड़ना था। जोड़ने में 4 दिन लग गए। तुमने 4 दिन खूब तमाशा कर लिया पुलिस स्टेशन के बाहर। अब पूरी कहानी सामने है, कड़ियाँ जुड़ चुकी हैं, तो और थाने में आओ, बाहर क्यों बैठते हो? अब एक्सेप्ट करो कि तुम ही प्रियंका के कातिल। सतीश पहले तो सब पकाया, फिर उसने कहा क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो, मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा, और मारूंगा तो मैं ही क्यों धरने पर बैठकर पुलिस पर प्रेशर बनाऊंगा कि कातिल को पकड़े। मैं तो आराम से घर पे चुपचाप रहता, आप पे दबाव भी नहीं पड़ता, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप कातिल को नहीं पकड़ते, तो मैं क्यों करूंगा। फिर पुलिस ने उसे एक एक कर उसकी कमज़ोर कड़ियाँ बतानी शुरू की। जब सारी चीज़ें सामने रख दी तो चूंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसे भी पता था इन एविडेंस की क्या अहमियत है, इसे कोई नकार नहीं सकता। उसके पास भी कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार सतीश टूट पड़ा और फिर उसने पूरी सच्चाई बोल दी, पूरी कहानी बताई। जब कहानी सामने आ गई तो केस खुल गया। बट उसने जो कहानी बताई उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर पुलिस को ऐसा क्या शक हुआ कि जो शख्स पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठा है उसी के ऊपर पुलिस ने शक किया कि यही कातिल है। बड़ी माइनर डिटेलिंग के साथ बेंगलुरु पुलिस ने इस केस पे काम किया था और छोटी छोटी बातों का जब उसने ख्याल रखा तो केस खुल गया। हर पुलिस वालों के लिए एक तरह से नज़ीर है कि छोटी बातों को कभी आप अनदेखा मत करो। 10 अगस्त की सुबह 7:30 बजे जब इस हुली माबू पुलिस के पास फ़ोन आया था कि एक फ्लैट में एक लेडी का कत्ल हो गया और पुलिस पहुंची, तो उस फ्लैट में 2 ही लोग थे, एक प्रियंका और दूसरा सतीश, उसका हस्बैंड। पहला बयान सतीश ने यही दिया कि सुबह वो जॉगिंग पे था, उसकी बीवी ने फ़ोन किया और कहा कि 2 पेपर वाले आए हैं रद्दी खरीदने, और उसने कहा कि तुम उनको रुको, मैं घर आता हूँ, दरवाज़ा मत खोलना। अब इस बयान में ऐसा क्या था जिससे शक हो? लेकिन इस बयान में शक करने की बहुत सारी चीज़ थी। पहली, जब पुलिस ने कॉल डिटेल निकाला तो देखा कि सतीश झूठ नहीं बोल रहा। उसकी बीवी का फ़ोन उसके मोबाइल पर आया, लेकिन जो टाइम है वो टाइम वो गलत बता रहा है। उसने टाइम आधे घंटे आगे का बताया, जबकि कॉल पहले का था। पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसने कहा कि तुम दरवाज़ा मत खोलना, मैं आ रहा हूँ। तो वैसे में कभी भी कोई अपने घर पे अगर फ़ोन करे और ऐसे इमरजेंसी, आपको डाउट भी है कि सुबह सुबह कौन 6 बजे रद्दी वाला आता है, और आप बीवी से कह रहे हो कि तुम दरवाज़ा किसी भी कीमत पे मत खोलना, मैं आ रहा हूँ, तो पहला काम आप क्या करेंगे? आप जॉगिंग छोड़ेंगे और सीधे घर जाएंगे। और जहाँ वो जॉगिंग करता था वो घर के बिल्कुल नीचे पास में 3 से 4 मिनट घर की दूरी थी, लेकिन वो पहुँचता है 45 मिनट के बाद। अब सवाल ये था, और शक की गुंजाइश यहीं से पहली पड़ी, कि एक शख्स अपनी बीवी को कह रहा है कि दरवाज़ा मत खोलो, मैं आ रहा हूँ, और आने में वो 45 मिनट लेता है। पुलिस को लगा ये 45 मिनट बाद क्यों आया? क्या 45 मिनट तक वो रद्दी वाला दरवाजे के बाहर खड़ा रहेगा? यही उसका ये पहला बयान उसके खिलाफ किया। दूसरा बयान, उसने कहा कि जब वो घर पहुंचा तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने काफ़ी घंटी बजाई, अंदर से खुला नहीं। बीवी को फ़ोन किया, उसके फ़ोन पे बहुत सारे मिस कॉल भी थे। बीवी को किया, जो उठाया नहीं। मतलब उसने कहा कि उसके पास हमेशा एक दूसरी चाबी हुआ करती थी। तो वो फिर भागकर, पास में ही दफ्तर था इन्फोसिस का, वो अपने केबिन में गया, वहाँ उसके ड्रॉवर में वो चाबी रखती थी, और वो चाबी लेकर आ गया। अब इस बयान में भी शक करने की क्या कोई वजह? लेकिन पुलिस ने जब तफ्तीश की तो ये पता चला कि ये सही है। ये सुबह 10 अगस्त की अपने दफ्तर गया था और दफ्तर से लौट कर भी आया था। इसमें कहीं झूठ नहीं बोला। तो जब दफ्तर गया और लौट कर आया तो फिर शक क्यों करें? यहाँ पे भी एक शक था जहाँ पुलिस ने दिमाग लगाया। एक शख्स जो सुबह सुबह जॉगिंग करने के लिए निकलता है, अमूमन
या तो फ़ोन अपने पास रखता है या पर्स। कई लोग होते हैं जो बाहर उस वक्त चाय पीते हैं या कुछ और, बस ये 2 चीज़। इसके अलावा अगर वो अकेला है घर की चाबी भी रख सकता है। लेकिन कोई भी शख्स सुबह सुबह जॉगिंग करने गया हो, उसके बाद वापस घर आना, नहाना है, धोना है, फिर तैयार होना, फिर ऑफिस जाना है, वो अपने ऑफिस का आईडी कार्ड लेकर जॉगिंग करने नहीं जाएगा कभी जिंदगी में। अब ये शक क्यों आया? वो इसलिए कि जो केबिन है और जहां पे इसने आई कार्ड रखा था, वो चाबी रखी थी अपनी, हर दफ्तर में, हमारे दफ्तर में भी है, उसमें ये होता है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है एक, और आप पंच करते हैं, दरवाज़ा खुलता है। ये सारी चीज़ें हर दफ्तर में आजकल हो गया कि आपको एक कार्ड मिलता है जो आप स्वैप करते हैं या फिर पंच करते हैं या फिंगर दिखाते हैं। लेकिन उस वक्त वहाँ पे वो कार्ड था जो स्वैप करते थे, जैसे होटलों में आप रूम खोलते हैं तो उससे दरवाज़ा खुलता है। पुलिस ने जाकर इन्फोसिस के दफ्तर से पूछा वहाँ के स्टाफ से कि अगर कोई शख्स सुबह सुबह आए या कोई इमरजेंसी हो और आई कार्ड नहीं है तो आप उसको एंट्री दे देते हो? तो उन्होंने कहा कि सुबह कोई ऐसा सीनियर भी नहीं होता कि जिससे मतलब HR वाले भी 10 बजे के बाद आते हैं या 10 बजे आते हैं। तो वहाँ एक नहीं, कई हर जगह पे उसको लगाना, 3-4 जगहों से कार्ड स्वैप करके तब गुजरना होता था। तो कहीं भी इसने कार्ड स्वैप नहीं किया। फिर ये चाबी कैसे ले आया? तो पुलिस को ये शक हुआ। पुलिस से पता चला कि वहां पे ये आया तो था, लेकिन बिल्डिंग में घूम कर निकल गया, अपने केबिन तक नहीं गया। ये दूसरा शक जो इसके खिलाफ गया। इसके बाद पुलिस ने फिर और कुंडली खंगालनी शुरू की, तो पता चला कि सुबह इसकी बीवी ने कॉल किया था इसे, जो इसने बयान में दिया, जिसमें कहा रद्दी वाले को अंदर मत आने देना। लेकिन जब पुलिस ने उस कॉल के डिटेल निकाला तो देखा कि जहां से कॉल किया गया और जहां से रिसीव हुआ, दोनों का लोकेशन एक ही जगह दिखा रहा है, दूर नहीं है। तो फिर इसका मतलब यही हो सकता है कि उसने अपनी बीवी का कत्ल किया, उसके बाद बीवी का फ़ोन उठाया, खुद को एक कॉल किया और खुद ही कॉल को छोड़ दिया 30-40 सेकंड तक रिसीविंग मोड में, फिर कॉल बंद कर दिया और उसके बाद निकल गया। तो ये सारी चीज़ें आई। पुलिस ने उससे पूछा, उसने कहा यही किया था। तो अब कातिल पुलिस की गिरफ्त में था। सिर्फ एक चीज़ जाननी थी, जिस शख्स की शादी को अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं, शादी भी उसने अपनी मर्जी से की, अरेंज मैरिज थी लेकिन उसकी हामी थी उसमें, फिर उसने उसका कत्ल क्यों किया? और कत्ल किया तो ये तरीका उसने कैसे चुना कि अपनी बीवी को कुर्सी पर बैठकर पहले हाथ बांधा? क्या उसने अपनी बीवी के हाथ जिंदा रहते हुए बांधे थे या कत्ल करने के बाद उसको कुर्सी पर बिठाया? और वजह क्या थी? उसने अपनी बीवी का कत्ल क्यों किया? फिर आगे की कहानी सतीश ने बताई। शुरुआती कड़ियां तो पुलिस ने जोड़ दी। 2007 में सतीश की प्रियंका से शादी हुई थी। सतीश बेंगलुरु का रहने वाला था, वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा। सतीश के माँ बाप को एक लड़की की तलाश थी। इत्तेफाक से प्रियंका बेंगलुरु पहुंची, यूपी की रहने वाली, और वहाँ के DPS स्कूल में उसको एक टीचर की नौकरी मिल गई। वहाँ नौकरी करने लगी, दिखने में अच्छी, ठीक ठाक नौकरी, पढ़ी लिखी। सतीश के घर वालों को लड़की बहुत पसंद आ गई। उन्होंने सतीश को दिखाया, सतीश को भी वो अच्छी लगी, तो दोनों परिवार की सहमति से 2007 में शादी हो गई। अब शादी के बाद एक नई कहानी शुरू होती है। होता यह है कि जो उसने पूरी कहानी सुनाई, अब चूंकि हालांकि प्रियंका इस दुनिया में नहीं है इसलिए उसका पक्ष क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो उसकी रिकॉर्ड पर कहानी है सतीश की, ये 1 साइडेड है। दूसरे साइड का मैं भी नहीं बता सकता आपको, क्योंकि उसको बताने के लिए उसका जिंदा होना जरूरी था। तो जो सतीश के साइड की कहानी पूरी है, जो कत्ल की वजह, वो उसने जो पुलिस में बताया, बयान दिया, वो ये है कि शादी के वो शुरू से ही अपने गले में एक लॉकेट पहना करता था। उस लॉकेट में 2 तस्वीरें हुआ करती थी, एक उसके माँ की, एक बाप की। जब शादी हो गई तो प्रियंका ने जब वो लॉकेट देखा और तस्वीरें देखी तो पहली बार उसने ये कहा कि तुम ये अपने मम्मी पापा की तस्वीर हटा दो और इसमें सिर्फ मेरी तस्वीर लगाओ। ये पहली चीज़ हुई। फिर उसने कहा ये अपने माँ बाप के साथ ही रहता था। कुछ वक्त के बाद प्रियंका ने कहा कि अब मम्मी पापा के साथ नहीं रहना, अलग रहते हैं, कहीं अलग चलकर। सतीश जाना नहीं चाहता था, लेकिन माँ बाप ने कहा कि ठीक है, चाहती है बहू तो चले जाओ। अब वो अलग आ गया, अलग रहने लगा। लेकिन इसके बाद सतीश अपने माँ बाप से मिलने जाए तो प्रियंका को वो भी ठीक नहीं लगे, तो उसको लेकर झगड़ा शुरू होता था। इस दौरान में प्रियंका लगातार अपने मम्मी पापा से बात कर रही होती, तो जब भी वो बात करती, सतीश उसको बात करते हुए देखता तो उसके अंदर एक गिल्ट आता कि इसके रिश्ते तो इसके माँ बाप के साथ वैसे ही हैं, डेली बातचीत होती है, लेकिन इसकी वजह से मैंने अपने माँ बाप को कहीं छोड़ दिया। तो ये गिल्ट उसके अंदर था कि मुझे शायद नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन फिर भी दोनों साथ रह रहे थे, झगड़े लड़ाई के बीच में। लेकिन फिर जुलाई 2010 में सतीश एक ज़मीन खरीदता है और उस ज़मीन पे उसको अपना एक घर बनाना था। जब उसने ज़मीन खरीद लिया तो अब भूमि पूजन होनी थी, और भूमि पूजन की तारीख जो थी वो
अगस्त के पहले हफ्ते में थी। सारी तैयारी हो गई, भूमि पूजन होनी थी जिस दिन, सब हो गई। प्रियंका के माँ बाप भी यूपी से पहुंचे। इधर सतीश भूमि पूजन में बिजी है। तभी सतीश के माँ बाप भी भूमि पूजन में पहुंच गए। जब वो पहुंचे तो प्रियंका वहीं पर थी। उसने उन्हें देखकर वापस लौटा दिया। उन्होंने कहा कि ये आपकी नहीं, ये हमारी अपनी ज़मीन है, हम पति पत्नी की, हमने अपने पैसे से ख़रीदा है, तो इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए आप इस भूमि पूजन से दूर रहें। बहू के मुँह से ये बात सुनकर सतीश के माँ बाप लौट गए। इत्तेफाक से ये बात सतीश को पता चल गई। जिस दिन ये पता चली उसी दिन सतीश ने ठान लिया कि अब वो प्रियंका से बदला लेगा और वो उसे मारेगा। और इसी के बाद उसने पूरी प्लानिंग की। अब प्लानिंग ये कत्ल कैसे करें और कैसे ये एक लूटपाट लगे। अगस्त फर्स्ट वीक की बात थी, चौथे या पांचवें दिन भूमि पूजन हो गया, लेकिन वो अनजान बना रहा कि उसके माँ बाप को प्रियंका ने लौटा दिया और उसे कोई जानकारी इस बारे में। अब भूमि पूजन से प्रियंका बहुत खुश थी, तो उसी दौरान 2-3 दिन के बाद वो एक बहुत बड़ी पेंटिंग लेकर आता है। उस पेंटिंग में प्रियंका की तस्वीर थी, बड़े साइज की। उसको वो दीवार पे टांग देता है सुबह सुबह, और प्रियंका को पता नहीं है, रात की बात है, रात को उसने टांग दिया। सुबह सुबह वो प्रियंका को उठाता है क्योंकि उसे पता है ये स्कूल जाती है। उठाने के बाद कहता है कि तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधनी, मुझे एक सरप्राइज लाया हूँ तुम्हारे लिए गिफ्ट। प्रियंका खुश हो जाती है, कहते हैं हमारा भूमि पूजन है, अब हमारा ये बनेगा। उसके बाद जहाँ पे उसने पेंटिंग लगाई थी उससे पहले ही उसको कमरे में ही उसने उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी और उस पेंटिंग के ठीक सामने एक चेयर रख दी और बोला कि अब तुम इस कुर्सी पे बैठ जाओ और जब मैं कहूँगा तभी तुम आंखें खोलना। और ठीक पेंटिंग की तरफ मुंह करके प्रियंका को बैठा दिया। प्रियंका बैठ गई। उसके बाद उसने धीरे से उसकी आंखों की पट्टी खोली। जैसे ही आंखों की पट्टी खोली, प्रियंका ने देखा कि सामने उसकी ही बहुत बड़ी तस्वीर लगी है। वो बहुत खुश हुई। उसे लगा उससे पति इतना प्यार करता है, उसके लिए इतनी अच्छी तस्वीर उसने दीवार पर घर के इसमें लगाई है। उसने इस बात का जिक्र अपने माँ बाप से भी किया शाम को कि सतीश बहुत अच्छा है, हमारे लिए मेरी तस्वीर एक लेकर आया है, ये है। अब प्रियंका खुश थी। उसे ये भी था कि चलो ये भूमि पूजन और उसके माँ बाप की बात शायद उसे पता ही नहीं है। ये चीज़ पहला रिहर्सल था, हो गया। अब उसी दिन जब ये खुश होकर गई तब उसने कहा कि नेक्स्ट वीक तुमको इससे भी बड़ा एक बिग सरप्राइज देंगे, तैयार रहना। अब प्रियंका को लगा कि यार इसने गिफ्ट दिया, अगला क्या हो सकता है। वो इसी डेली पूछे, वो कहे कि बस सरप्राइज है। वो सरप्राइज दे आ गया 10 अगस्त। 10 अगस्त की सुबह 5:30 बजे ही जब जॉगिंग पे जाता है सतीश, जॉगिंग पे जाने की बजाय वो उठा और उसने सीधे प्रियंका को उठाया। प्रियंका को बोला कि आज तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट है। वो खुश हो गई, बोला चलो। उसने फिर वहीं कुर्सी पर बैठाया उसकी तस्वीर के सामने। बिठाने के बाद उसने कहा कि देखो तुम अपने हाथ से छू कर पता कर लोगी कि क्या मैं दे रहा हूँ। उसने कहा मुझे पता है तुम शायद हीरे का हार लेकर आई हो। उसने कहा नहीं, तुम्हें कुछ टच नहीं करना, लेकिन तुम चीटिंग करोगी। वो उसने कहा मैं नहीं करूँगी। उसने कहा नहीं, मुझे यकीन नहीं है। उसने कहा ठीक है, मेरा हाथ बांध दो। उसने दोनों कुर्सी के हत्थे पर अपने साथ रस्सी लाया था, उस रस्सी से उसके हाथ बांध दिए। अभी आंखें खुली हुई थी प्रियंका की। हाथ बांधने के बाद उसने कहा कि अब तुम्हारी आंखें बंद करूँगा, फिर जब मैं वो गिफ्ट तुम्हें दे दूंगा तब तुम्हारी आंखें खोलूंगा। वो मुस्कुराती भी बोलती है ठीक है। इसके बाद वो उसकी आंखों पे पट्टी बांध देता है, ठीक पहले 1 हफ्ते पहले की तरह। पट्टी बांधने के बाद अब एक रस्सी का फंदा उसने अपने हाथ में ले रखा था। बहुत धीरे से उस फंदे को उसके गले में डालता है। चूंकि हाथ बंधे हुए थे, एहसास नहीं होता है प्रियंका को कि ये रस्सी है या लॉकेट है या हार है। जब वो गले में जाता है तो वो खुशी खुशी कहती है मैं समझ गई, मुझे इस बार मालूम है गिफ्ट किया, तुम मेरे लिए हार लेकर आया। लेकिन इसके बाद आगे कुछ कह पाती। वो हार जो रस्सी थी धीरे धीरे शिकंजा कसती है और प्रियंका दम तोड़ देती है। प्रियंका की मौत हो चुकी थी, लेकिन सतीश को ये पता नहीं था कि बेहोशी और मौत में फ़र्क क्या होता है। उसे लगा कहीं कुछ सांसें चल रही हैं क्या है, तो वो श्योर होना चाहता था। फिर उसने गांठ खोली और एक चाकू लाया और गले को काटा ताकि वो श्योर हो जाए कि उसकी मौत हो जाए। ये सब करने के बाद उसने प्रियंका का मोबाइल उठाया, अपने मोबाइल पे कॉल किया, कुछ देर तक छोड़ दिया रिसीविंग को, फिर उसके मोबाइल को बंद किया, मोबाइल वहीं रखा, सारे निशान मिटाए। उसके बाद घर की चाबी अंदर ही थी, दरवाजे को बाहर से इसने बंद किया और बंद करने के बाद जॉगिंग पे निकल गया। वो चाबी जो हमेशा अपने वो दफ्तर में रखा करता था, वो चाबी उसने एक दिन पहले से अपने पास रखी हुई थी, दूसरी। इस दौरान में उसने जो मोटिव भी था कि लूटपाट हुई है, तो उसने कहा कि चेक करके बताओ क्या क्या चोरी हुआ है। तो उसने कहा कि करीब 1.5 लाख के गहने और 2 लाख कैश मेरे घर में थे, वो गायब है, अलमीरा में नहीं है। पुलिस ने जो बाकी चीज़ें तफ्तीश की थी, सतीश पे तो शक था ही, वो उसके बैंक और जो प्रियंका है उसके बैंक का भी उन्होंने खाता निकाल लिया था। तो पता चला कि 1 हफ्ते पहले सतीश ने अपने अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा कराए और अपने लॉकर में कुछ गहने रखवाए। वो वही गहने थे जो उसने चोरी के
बात की थी। तो ये सारे सबूत पुलिस के पास थे। पुलिस ने इस केस में पूरी तरह से हर चीज़, हर एविडेंस को कलेक्ट किया और उसके बाद चार्जशीट दाखिल की। 28 जुलाई 2017 कर्नाटक की सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और सतीश को लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी उम्र कैद की सजा दी। सतीश ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने भी उसके इस लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हालांकि जेल जाने के बाद उसने जेल के हर एक जो सजायाफ्ता कैदी होते हैं काम दिया जाता है, तो ये पढ़ा लिखा था काफ़ी। तो इससे पूछा गया तो उसने कहा मैं जेल के कैदियों को पढ़ाई लिखाई में मदद करूंगा, जो कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। तो फिर इसने वहाँ के कैदियों को पढ़ाना शुरू किया और कहते हैं कि इसके पढ़ाई में बहुत सारे कैदियों ने डिग्रियाँ भी ले ली। ये एक अच्छा टीचर बन गया। अपने इसी अच्छे चाल चलन की इसने हवाला देते हुए फिर हाईकोर्ट में दोबारा वो कहा कि मेरी सज़ा पे गौर करे, मुझे रहम दें। लेकिन अदालत ने ये कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारा जेल में अच्छा है, तुम पढ़ा लिखा रहे हो, तो जो उम्र कैद के साथ तुम्हें जुर्माने की रकम दी गई है कि ये जुर्माना भी भरना होगा, वो रकम माफ़ करते हैं, लेकिन रहोगे तुम जेल में, क्योंकि इस जेल में जो तुम अच्छा काम कर रहे हो उसके लिए उस बुरे काम को तुम नहीं माफ़ किया जा सकता जो तुमने किया था। तो आज की तारीख में भी सतीश जेल में अपनी उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। ये थी आज की कहानी।